Look at the first question. The digit in the units place of the number represented by 7 raised to the power 95 minus 3 raised to the power 58 is. जिस नंबर के लास्ट में 7 आता है, अगर उसकी पावर 4 का मल्टीपल हो तो ऐसे नंबर की यूनिट डिजिट 1 होगी। ऐसे ही जिस नंबर के लास्ट में 3 आता है, उसकी पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 1 आएगी। 95 और 58 में से कोई भी 4 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 92 है। तो अगर यहाँ पर हम 7 की पावर 92 कर देते तो यूनिट डिजिट 1 आती। ये 93 करते तो यूनिट डिजिट निकालना बड़ा आसान है, 7 इंटू 1 कर दीजिए। अगर 94 होता तो 7 इंटू 7 49, 9 आ जाएगा। और अगर ये 95 होता तो 9 इंटू 7 63, यूनिट डिजिट 3 आ जाएगी। सेम वे अगर 3 रेज टू द पावर यहाँ पर ही 56 होता तो ये 4 का मल्टीपल होता तो यूनिट डिजिट 1 होती। 57 होने पर 1 इंटू 3 3 होती और 58 होने पर 3 इंटू 3 9 होती। तो 7 रेज टू द पावर 95 इस नंबर की यूनिट डिजिट होती 3 माइनस 3 रेज टू द पावर 58 इस नंबर की यूनिट डिजिट होती 9। सर्टेनली ये वाला नंबर इससे बड़ा है। नाउ 3 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो एक बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 13 और 13 माइनस 9 करने पर हमारे एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट क्या आएगी 4। सेकेंड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एचसीएफ निकालना है गिवन टर्म्स का। जब भी आप फ्रैक्शन का एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं तो बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए दैट एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस is equal to HCF of their numerators divided by LCM of denominators। लेकिन यहाँ पर एक बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, ये जो फ्रैक्शन है दे मस्ट बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। 9/12, 10, 12/25, 18/35 और 21/40 ये सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में। न्यूमरेटर्स पे नजर डालें, 9, 12, 18 और 21 इनका एचसीएफ अगर हम निकालें तो वो होगा 3। 3 इन सब का कॉमन फैक्टर है, ये है 3 इंटू 7, ये 3 इंटू 6, 3 इंटू 4, 3 इंटू 3 और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो पहली बात तो हमारा न्यूमरेटर 3 होना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन में है। अच्छा, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, 10 जो है वो है 2 इंटू 5, 25 है 5 स्क्वायर्ड, 35 है 5 इंटू 7 और 40 है 5 इंटू 8 या 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3। तो हमारा जो एलसीएम होगा उसमें हम हाईएस्ट पावर लेंगे, दैट इज 2 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 2 और 7। हमारा जो भी डिनोमिनेटर होगा एक तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 25 का और 8 का। इन दोनों ऑप्शंस में से फर्स्ट ऑप्शन को अब हम रिजेक्ट कर सकते हैं। विदाउट इवन कैलकुलेटिंग वी कैन मार्क अवर आंसर एज द फोर्थ ऑप्शन बिकॉज ये 1400 होगा। हम चाहें तो 25 इंटू 8 200 इंटू 7 किया तो 1400, फोर्थ ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, हम अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकाल सकते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। ए प्लस बी अगर हम करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 40 के आसपास आएगी। ऐसे ही ए माइनस बी करेंगे तो 10 के आसपास। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 400 के आसपास होना चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, थर्ड ऑप्शन हम आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train starts full of passengers. At the first station, it drops one third of the passengers and takes 280 more. At the second station, it drops one half of the new total and takes 12 more. On arriving at the third station, it is found to have 248 passengers. The number of passengers in the beginning was। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या तो आप रिवर्स अप्रोच अप्लाई करें या आप नॉर्मल वे में इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व करें। एक चीज देखिएगा, यहाँ पर वन थर्ड है और एक बार कैलकुलेशन में हमने हाफ किया है। तो शुरुआत में जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं वो हम अज्यूम कर सकते हैं 6x। इसका वन थर्ड अगर ड्रॉप कर दिया तो वन थर्ड होता है 2x, तो पैसेंजर्स बचेंगे कितने 4x, 280 आ गए। नेक्स्ट स्टेशन पर क्या हुआ, हाफ को ड्रॉप कर दिया। हाफ ड्रॉप करने का मतलब है हाफ बचेंगे, दैट इज 2x
प्लस 140 ये बचेंगे, 12 मोर ऐड कर दिया। ऐसा करने पर हमारे पास टोटल 248 पैसेंजर्स हो गए। 2x इज इक्वल टू ये हो गया है 152। 248 में से 152 अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 96। तो x की वैल्यू 48। क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द बिगिनिंग, ये था 6x। 48 इंटू 6 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 288, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अप्रोच हमें मालूम होनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन पे नजर डालें यहाँ पर, तो ये है 1/√9 माइनस √8। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे √9 प्लस √8 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी। ऐसा करने पर हमारा ये एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएगा √9 प्लस √8 के डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी का अगर हम इस्तेमाल करें तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज √9 का स्क्वायर 9 और √8 का स्क्वायर 8 और दोनों का डिफरेंस 1। नाउ यहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा हमें, क्योंकि ये टर्म है माइनस। तो यहाँ अगली टर्म हमारी क्या होगी, √8 प्लस √7। सेम अप्रोच हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है। देन प्लस √7 माइनस √6 था, तो ये प्लस √6 हो जाएगा। देन अगेन माइनस, and we will write down √6 plus √5 and finally plus ये हो जाएगा √5 plus √4। ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही ब्रैकेट हम ओपन करेंगे ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। यहाँ प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस होने से ये भी माइनस और ये भी माइनस, और प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। √8 से कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, ये दोनों कैंसिल और ये कैंसिल। हमारे पास बचेगा √9 एंड √4। √9 होता है 3, √4 होता है 2 और दोनों का सम 5। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स द एवरेज एज इज 28 ईयर्स। जरूरत पड़ने पर हम इनका सम निकाल सकते हैं 28 इंटू 11। Out of these, the average ages of three groups of three players each are 25 years, 28 years and 30 years respectively. तो ये अगर हम इनका टोटल एज निकालना चाहें इन तीन ग्रुप्स का, तो वो होगा 3 into 25, 3 into 28 and 3 into 30. If in these groups the captain and the youngest player are not included, that means in 9 student players के अलावा दो प्लेयर जो हैं उनमें से एक तो यंगेस्ट है और एक कैप्टन है, and the captain is 11 years older than the youngest player. Let us say कैप्टन की एज हमने x मान ली है, youngest प्लेयर जो है उसकी एज हमने y मान ली है, तो कैप्टन इज इक्वल टू youngest प्लस 11। हमें पता करनी है एज ऑफ द कैप्टन। आसान तरीका होगा, टोटल जो इनकी वैल्यू है एजेस की, उसमें से अगर हमें 9 प्लेयर्स की एज सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में कैप्टन और जो यंगेस्ट प्लेयर है उनकी एजेस का सम आ जाएगा। और यहाँ पर एक इक्वेशन में हमें x इक्वल टू वाई प्लस 11 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 11। y की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इमीडिएट आंसर आएगा। अच्छा, थोड़ी कैलकुलेशन हम फास्ट यहाँ कर सकते हैं। देखिए 28 तो यहाँ कॉमन आ गया, 11 माइनस 3 8, तो ये हो गया 28 इंटू 8। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन आ गया, तो 25 प्लस 30 ये हो गया 55। सो दिस इज 55 इंटू 3 इज इक्वल टू x प्लस x माइनस 11। 28 इंटू 8, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं 20 इंटू 8 160, 8 इंटू 8 64, तो ये हो जाएगा 224 माइनस 165 प्लस 11 इज इक्वल टू 2x। 35 और 24 ये हो गया है आपका 59 प्लस 11 70 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 35। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a member consists of two digits whose sum is 8. If 18 is added to the number, its digits are interchanged, the number is. बेस्ट अप्रोच होगी ऑप्शंस के थ्रू जाइए। 2 and 6 में अगर हमने 18 ऐड किया तो ये होगा 44। हम देखेंगे ये डिजिट्स इंटरचेंज नहीं हुई है, ये आंसर नहीं होगा। 35 में 18 ऐड किया तो विल गेट 53, डिजिट्स इंटरचेंज हो गई है,
इमीडिएटली आप सेकंड ऑप्शन को अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। सिस्टमेटिकली अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए वो दो डिजिट्स हैं a एंड b, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10a प्लस b। जब हमने इसमें 18 ऐड किया तो डिजिट्स इंटरचेंज हो गई, तो हमारी नई वैल्यू होगी 10b प्लस a। सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू बी माइनस ए, बिकॉज हमने दोनों टर्म जो है वो राइट साइड ले गए हैं, तो 9b माइनस 9a और 9 कॉमन लेने पर b माइनस ए इज इक्वल टू 18, तो b माइनस ए शुड बी इक्वल टू 2, b should be equal to a plus 2. So there will be multiple solutions. 35 is just one of them. एक और solution हो सकता था 24. 24 में अगर आप 18 ऐड करेंगे तो you will get 42. इसीलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना था, ऑप्शंस के थ्रू जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/7 of a pole is in the mud. When 1/3 of it is pulled out, 250 centimeter of the pole is still in the mud. The length of the pole is, देखिए डिनोमिनेटर पे यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, तो हम एक काम करते हैं, पोल की जो लेंथ है वो अज्यूम कर लेते हैं 21x। 7 और 3 का मल्टीपल, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर हम इसका 4/7 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 12x। तो 12x जो लेंथ है वो अभी मड में है। When 1/3 of it is pulled out, इसका 1/3 होता है 7x, तो अगर हमने वो 7x और बाहर निकाल दिया तो अब जो मड में पोल बचेगा वो कितना बचेगा, 5x, और ये वैल्यू हमें गिवन है 250, तो x की वैल्यू आ गई है 50। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द लेंथ ऑफ द पोल, ये है 21x, तो 21 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर आएगा 1050 सेंटीमीटर, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। सही वैल्यू अज्यूम करते ही आपकी स्पीड काफी तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 raised to the power x equals to 3 raised to the power y equals to 6 raised to the power minus z। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता है। नॉर्मली बड़ी सिंपल अप्रोच है सर्ट्स एंड इंडाइसेस में, अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को आपस में इक्वल कर दूं और मैं इस पावर को राइट साइड लेने जाऊं तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 रेज टू द पावर माइनस जेड अपॉन एक्स। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों पे फोकस करूं, 3 रेज टू द पावर वाई इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर माइनस जेड, जैसे ये पावर राइट साइड जाएगी ये रेसिप्रोकेट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस जेड अपॉन वाई। हमने 2 को और 3 को 6 की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। नाउ वी आल्सो नो that 2 multiplied by 3 is equal to 6। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 6 raised to the power minus z upon x multiplied by 6 raised to the power minus z upon y is equal to 6 raised to the power, we can write 1। यहाँ बेस सेम है, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं, minus z upon x minus z upon y is equal to 6 raised to the power 1। दोनों तरफ बेस सेम है, पावर्स को इक्वल कर देते हैं, तो minus z upon x minus z upon y is equal to 1। We can take minus z as common, 1 upon x plus 1 upon y is equal to 1। ये माइनस z अगर हम नीचे ले जाएं तो ये इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन z। माइनस 1 अपॉन z अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a candidate scoring 25% marks in an examination fails by 30 marks। Let us say ये हमारी पासिंग मार्क्स की लाइन है, इसे हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कोई कैंडिडेट है वो 25% मार्क्स लेके आता है, से 25% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स वो लाता है, फेल्स बाय 30 मार्क्स, इसका मतलब है उसके जो मार्क्स हैं वो पासिंग मार्क्स से 30 लेस हैं। So we can have a very simple equation here that 25% of maximum marks plus 30 is equal to the passing marks। Second condition क्या है? While another candidate who scores 50% marks gets 20 marks more than those required to pass। जिनके 50% of maximum marks आए हैं उनके passing marks से 20 marks ज़्यादा हैं। So we can say again 50% of m, ये वैल्यू में से अगर मैं 20 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे
तो 25% m और 50% m, so ये हो जाएगा 50% ऑफ m इज इक्वल टू, ये 20 राइट साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 50। सो m की वैल्यू आ गई है आपकी 200। क्वेश्चन में ये पूछा गया है पास परसेंटेज कितना है। पास परसेंटेज हम निकाल सकते हैं 25% ऑफ m, यानी इनके नंबर आए हैं 50, इसका 10% होता है 20, तो 25% हो गया 50। एंड यहाँ पर पासिंग मार्क्स कितने होंगे, इससे 30 ज्यादा यानी 80, और 80 टू 100 का कितना परसेंट होगा, 40%। फोर्थ ऑप्शन हम आंसर मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे आपको मेंटल कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि आराम से आप इसको 30-40 सेकेंड में कर सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक कैंडिडेट के आए हैं 25% मार्क्स यानी 25% ऑफ m, और दूसरे के 50% ऑफ m। इन दोनों का डिफरेंस हो गया है 25% ऑफ m। व्हाट अबाउट द डिफरेंस इन द मार्क्स, एक के पासिंग मार्क्स से 30 लेस है और एक के पासिंग मार्क्स से 20 ज्यादा है, तो दोनों का गैप हो गया है 50। सो वी विल से 1% ऑफ m इज इक्वल टू 2। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं होगी, इससे मिले हैं 25% ऑफ m, और ये 30 मार्क्स से फेल हो गया है। 2 marks is equal to 1% of m, so 30 marks is equal to 15% of m। Therefore passing marks क्या होंगे, 25 plus 15, 40% of m। फोर्थ ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं।